गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम फिर से आपके लिए जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम का एक और नया डिसऑर्डर लेकर आए हैं। एंड डिसऑर्डर इज एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ओके, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं डेफिनेशन की कि एक्चुअली में एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है क्या। तो एक्यूट का मतलब होता है सडन ऑनसेट हो रहा है और शॉर्ट टाइम के लिए अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं। एंड क्रोनिक अगर वही लॉन्ग टर्म तक कोई डिजीज़ कंडीशन किसी भी पेशेंट या पर्सन के अंदर हो रही है कंसिस्टेंटली तो उसे क्रोनिक बोल देते हैं। अब बात करते हैं एक्चुअली में ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता क्या है। ओके, इट इज़ डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुलस या फिर ग्लोमेरुलाई दैट कोज इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ ग्लोमेरुलस एंड लीड आरबीसी एंड सम प्रोटीन लीकेज। जो प्रोटीन लीकेज होगा वो लेस देन 1.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होता है। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलाई जो पार्ट होता है किडनी के अंदर, एक्चुअली में जो ग्लोमेरुलस और ग्लोमेरुलाई क्या होता है, वो ग्रुप ऑफ द जो कैपिलरीज होती हैं उनका गुच्छा होता है। उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल देते हैं। ओके, अब ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस होता क्या है उसकी बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो किडनी के अंदर इनसाइड जहाँ पे बोमन कैप्सूल होता है, नेफ्रॉन का जो अपर पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, वहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है, पूरा ब्लड जाता है एफरेंट आर्टरीज के द्वारा जाता है, फिर वो कैपिलरीज में चेंज होती है, कैपिलरीज का गुच्छा बनता है इनसाइड द कहाँ पे, किडनी में, ब्लड वेसल्स का। उसके बाद इफरेंट आर्टरीज के द्वारा वापस से ब्लड आ जाता है कहाँ पे, वेनस ड्रेनेज होके। तो अब वो ब्लड वहाँ पे किडनी में किस लिए जाता है, फिल्ट्रेशन होने के लिए, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो रिम आउट हो सके और यूरिन के थ्रू वो क्या होते बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो वहाँ पे जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज का गुच्छा होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है, इस कंडीशन को क्या बोल देंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल देते हैं। क्लियर। तो इस टाइप से ग्लोमेरुलस ये ब्लड कैपिलरीज का क्या होता है, बॉल होती है, एक गुच्छा होता है जो कि बोमन कैप्सूल के अंदर फिट होता है, जहाँ से फिल्ट्रेशन करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो नेफ्रॉन के अंदर चले जाते हैं और यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से। क्लियर। मेनली रूप से फिर उसके बाद किसको लीड करते हैं, आरबीसी के लीकेज को, और कुछ थोड़ा बहुत प्रोटीन भी लीकेज होती है। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं नॉर्मल फिल्ट्रेशन की, कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, फिल्ट्रेशन किस टाइप से होता है। ड्यूरिंग नॉर्मल फिल्ट्रेशन आरबीसी एंड प्रोटीन आर नॉट फिल्टर्ड फ्रॉम ग्लोमेरुलस बिकॉज आरबीसी एंड प्रोटीन हैव लार्ज साइज देन ग्लोमेरुलस पोर्स एंड हैव नेगेटिव चार्ज ऑन आरबीसी एंड प्रोटीन। तो नॉर्मल कंडीशन में जो आरबीसी एंड प्रोटीन है उनका फिल्ट्रेशन नहीं होता है, जो फिल्टर आउट नहीं होती यूरिन के थ्रू, पास आउट एक्सक्रीट आउट नहीं होती बॉडी से, क्योंकि आरबीसी और प्रोटीन का क्या साइज ज़्यादा होता है। जो भी उसके पोर्स होते हैं जो वोमन कैप्सूल के अंदर है, या जो ग्लोमेरुलाई जो कैपिलरीज होते हैं उनके अंदर, उनके पोर्स से जो उनके अंदर छिद्र होते हैं उनसे ज़्यादा साइज की क्या होती है, आरबीसी और प्रोटीन होते हैं। तो उन जो पोर्स से क्या होती है, पास आउट नहीं हो पाती, इसलिए वहाँ से छन नहीं पाएंगे, छनेंगे नहीं, तो बाहर एक्सक्रीट आउट नहीं होते नॉर्मल कंडीशन में। बट यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन की वजह से पोर्स की साइज़ बढ़ जाती है और साथ में वहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट होता है, जो ग्लोमेरुलाई होती हैं एंड जो बोमन कैप्सूल होता है वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ से नॉर्मल कंडीशन में ये फिल्टर आउट नहीं होती हैं। इन ग्लोमेरुलस ऑल्सो प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज। ओके, अब नेगेटिव चार्ज का काम क्या होता है, एज यू नो दैट सेम चार्ज डिस्ट्रैक्ट ईच अदर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सेम चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या दूर भगाते हैं। जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा, चुंबक की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या होता है, जो सेम सेम चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव सिरे को अगर आप चुंबक के दो सिरों को पास में लाएंगे, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्ज है तो एक दूसरे को क्या है, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अगर नेगेटिव नेगेटिव लाओगे तो भी डिस्ट्रैक्ट करेंगे। अगर पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि डिफरेंट जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव को, एंड जैसे गर्ल्स बॉयज़ की तरफ अट्रैक्शन होता है बॉयज़ गर्ल्स का, इस तरीके से जो सेम डिफरेंट जो कैटेगरीज होती है, जो डिफरेंट चार्जेज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम सेम चार्जर होते हैं वो दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसी कंडीशन से आरबीसी और प्रोटीन पे भी क्या नेगेटिव चार्ज होता है, और साथ में जो ग्लोमेरुलाई है तो वहाँ पे भी नेगेटिव। जैसे आरबीसी वहाँ पे आती है तो नेगेटिव चार्ज उसको क्या कर देता है, अट्रैक्ट नहीं करता है, डिस्ट्रैक्ट कर देता है, जो आगे की ओर पास आउट हो जाती है और वो वहाँ से छन नहीं पाती हैं। साथ में उनका साइज़ बड़ा होता है पोर्स से, इसलिए भी नहीं छन पाती। तो ये दो रीज़न होते हैं नॉर्मल कंडीशन में आरबीसी और प्रोटीन क्यों नहीं वहाँ से छनती हैं।
ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं नॉर्मल सर्कुलेशन किस टाइप से होता है। तो इस टाइप से जो ग्लोमेरुल जो बोमन कैप्सूल में ब्लड कैपिलरीज आएंगी, जो एफरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है, यहाँ पे ब्लड का गुच्छा बन जाता है, ग्लोमेरुलस बोल देते हैं। अब यहाँ से फिल्टर आउट होने लगता है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो फिल्टर आउट होने लगते हैं, और आरबीसी वगैरह क्या है आगे की ओर चलती जाती हैं। ये छनती नहीं, आरबीसी एंड प्रोटीन्स वगैरह हैं वो यहाँ से छनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ की पोर्स की साइज़ क्या है छोटी और इनका साइज़ क्या है बड़ा है, साथ में नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अब बात कर लेते हैं कोजेज की कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक चाइल्ड के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को लीड करते हैं। तो फर्स्ट वन होगा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, जो सबसे मेन कोज होता है, जो चाइल्ड के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होने के चांसेस को क्रिएट करता है, ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन को लीड करता है, तो वो है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अब एक टाइप का इन्फेक्शन है, इसमें क्या होगा, इन दिस चिल्ड्रन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज ऑफन कोज बाय द स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, या फिर इसको स्ट्रेप थ्रोट बोल सकते हैं। अगर किसी के अंदर स्ट्रेप थ्रोट हो चुका है, यानी कि क्या हो चुका है वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो चुका है, और इस अब ये क्यों लीड करता है, जैसे इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है तो अपनी बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है इसके अगेंस्ट, इस एंटीजन के अगेंस्ट, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो अब ये एंटीबॉडी बनेंगी, ये कहाँ पे ब्लड के थ्रू किडनी में चली जाती है, और वहाँ पे जो ग्लोमेरुलस है वहाँ पे क्या कर देती है, अटैक कर देती है, ऑटो इम्यून रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, और वहाँ पे क्या करवा देती हैं, इन्फ्लामेशन को लीड करती हैं, और क्या हो जाएगा फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को लीड कर देंगे। ठीक है। सेकेंड फैक्टर की बात करें, सिस्टमेटिक ऑटोइम्यून डिजीज। कुछ सिस्टमेटिक ऑटोइम्यून डिजीज होती हैं, यानी कि लाइक एज कि अचानक से ब्लड के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो चुका है, तो अब वहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनेंगे और वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके वो किडनी तक पहुँच जाएंगे, ग्लोमेरुलस पे वहाँ पे क्या कर देंगे, ट्रैप हो जाएंगे, और वहाँ पे रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ पे इन्फ्लामेशन को लीड कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं, पोलीआर्ट्राइटिस नोडोसा। अब पोलीआर्ट्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्टरीज, जो आर्टरीज के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो मान लो कि अगर ग्लोमेरुलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज अंदर जा रही हैं किडनी के अंदर, जो ग्लोमेरुलाई होती है उसी की आर्टरी या उन ब्लड वेसल्स के अंदर इन्फ्लामेशन हो चुका है, तो भी किसको लीड कर देंगे, ये इसे क्या बोल देंगे, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोल देते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं, एलपोर्ट सिंड्रोम। अब एलपोर्ट सिंड्रोम क्या होता है, दिस इज द फॉर्म ऑफ इनहेरिडेटरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दैट अफेक्ट बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ये फिल्म की जगह फॉर्म है, ये एक टाइप का क्या है, इनहेरिडेटरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की फॉर्म होती है। कौन, एलपोर्ट सिंड्रोम, यानी कि ये मदर से सीधा बेबी के अंदर ट्रांसफ़र होता है, यानी कि इनहेरिडेटरी होता है, जो कि पेरेंट से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो इस टाइप का भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस देखने को मिल सकता है, वो भी चाइल्ड के अंदर क्या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस लीड कर सकता है। नेक्स्ट और लास्ट वन जो फैक्टर्स की बात करते हैं, हेपेटाइटिस बी अफेक्टेड प्रेग्नेंट वुमेन। अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको हेपेटाइटिस बी है, तो वो भी क्या कर सकता है, लीड कर सकता है बेबी के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू अगर प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है, या फिर ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू कोई रिलीज हो जाता है वो बैक्टीरिया और बेबी के अंदर चला जाता है, तो भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को लीड कर देगा वो। ओके, चलो फिर नेक्स्ट पे लेके चलते हैं आपको। अब बात कर लेते हैं साइन एंड सिम्टम की कि किसी चाइल्ड को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो चुका है तो कौन कौन से सिम्टम्स एक्चुअली में शो होंगे, या कौन कौन से सिम्टम्स या साइन देखने को मिलते हैं, कैसे पता लगाएंगे कि उसको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ही हो चुका है। तो फर्स्ट वन जो साइन होगा, कोला कलर यूरिन होगा ड्यू टू आरबीसी लीकेज इन यूरिन, क्योंकि यहाँ से आरबीसी लीकेज हो रही है इन्फ्लामेशन की वजह से, वहाँ से पोर्स का साइज बढ़ रहा है, साथ में नेगेटिव चार्ज लॉस हो रहे हैं, तो आरबीसी का लीकेज हो रहा है सबसे ज़्यादा, थोड़ा बहुत प्रोटीन भी आ रहा है, तो आरबीसी के लीकेज की वजह से यहाँ पे कोला कलर यूरिन देखने को मिलता है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। तो इस टाइप का अगर यूरिन आ रहा है दैट इंडिकेट द कोला कलर यूरिया, हेमेचूरिया की कंडीशन भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन सोर थ्रोट। सोर थ्रोट का मतलब होता है पेनफुल ड्राई और स्केची फीलिंग इन थ्रोट ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। अगर किसी के अंदर, किसी के बेबी के अंदर या चाइल्ड के गले के अंदर खराश हो रही है, पेनफुल ड्राइनेस हो रहा है, स्क्रेची यानी कि खराश हो रही है, तो ये किसको इंडिकेट कर देगा कि वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो चुका है, और ये भी किसको लीड करता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो कोज भी पता चल जाएगा इससे कि एक्चुअली में इसी की वजह से ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से सोर थ्रोट की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिम्टम की बात करते हैं, ओलिगोयूरिया ड्यू टू इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन। वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो चुकी है अच्छी तरीके से, अब आरबीसी लीकेज हो रही है, इसका मतलब नहीं है कि वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई है, वहाँ की साइज बढ़ चुकी है तो पूरा
यूरिन पास आउट हो जाएगा या पूरा फ्लूइड वहाँ से फिल्टर हो जाता है, तो वहाँ से इम्पेयरमेंट हो जाता है, फिल्ट्रेशन अच्छी तरीके से हो नहीं पाता है, जो चीज़ नहीं निकलनी चाहिए थी वो निकलने लग जाती है, जैसे कि आरबीसी और प्रोटीन। और वहाँ से कम फिल्ट्रेशन होने के कारण किडनी के फंक्शन रिड्यूस होने के कारण ओलिगोयूरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है, यानी कि यूरिन पास आउट बिल्कुल कम हो जाएगा, लेस देन 400 जो ग्राम पर डे के हिसाब से अगर कम आ रहा है तो उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया बोल देते हैं। नेक्स्ट सिम्टम है फैटिग एंड वीकनेस ड्यू टू ब्लड एंड प्रोटीन लॉस थ्रू द यूरिन। अगर ब्लड और प्रोटीन लॉस हो रहे हैं तो बॉडी के अंदर क्या होगी, एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कैरिंग का काम करते हैं आरबीसी, तो ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पहुंचेगी नहीं ब्रेन तक, वाइटल ऑर्गन्स तक, तो बॉडी के अंदर फैटिग या वीकनेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट सिम्टम है पेरीऑर्बिटल एडिमा ड्यू टू डिक्रीज इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ओलिगोयूरिया। अब फ्लूइड पास आउट नहीं हो पा रहा है, प्रोटीन और आरबीसी लॉस हो रही है, तो वहाँ से क्या होगा, जो इंट्रावेस्कुलर ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर घटना मतलब वहाँ पे सोल्यूट की मात्रा कम हो चुकी है। अब रेदर देन जो इंटरस्टिशियल स्पेस यानी कि थर्ड स्पेस है और इंट्रासेलुलर स्पेस है, वहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा, यहाँ का डिक्रीज हो गया मतलब वहाँ का ऑटोमेटिक इंक्रीज हो चुका है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, फ्लूइड वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस में एंड सेल्स के अंदर। और मेनली रूप से किसको लीड करता है, एडिमा कहीं पे हाथ और पैरों के अंदर यानी कि हैंड्स एंड लेग्स के अंदर भी देखने को मिलती है। और मेनली रूप से जो एडिमा कहाँ पे देखने को मिलेगी, पेरीऑर्बिटल एडिमा देखने को मिलती है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, आइज के चारों ओर क्या होगी, एडिमा सूजन देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं प्रोटीन यूरिया, क्योंकि प्रोटीन भी पास आउट हो रहा है। और प्रोटीन कितना होना चाहिए, लेस देन 1.5 ग्राम पर डे के हिसाब से होना चाहिए। अगर ये और ज़्यादा हो रहा है तो ये किसको, एक अदर्स जो डिसऑर्डर है उसको लीड इंडिकेट करता है। अगर 3.5 से यानी कि 3.5 ग्राम पर डे के हिसाब से हो रहा है लीकेज, तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम को इंडिकेट कर देगा। ओके, तो इस तरीके से अगर यूरिन का कलर ऐसा येलोइश कलर दिख रहा है, दैट इंडिकेट द प्रोटीन यूरिया, यानी कि प्रोटीन आ रहा है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट सिम्टम है इंक्रीज हाइपर कोएगुलेबिलिटी। ठीक है, जो हाइपर कोएगुलेबिलिटी होती है वो हो जाती है, क्यों, यानी कि कोगुलेशन पावर बढ़ जाती है, यानी कि क्लोटिंग बनने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है ड्यू टू लॉस ऑफ द क्लोटिंग प्रोटीन, जो फिब्रिनोजन है। जैसे ही वहाँ पे प्रोटीन लॉस हो रही है तो सारे टाइप की प्रोटीन लॉस होती है, मेनली रूप से एल्बुमिन हो गई, फिब्रिनोजन होगी, जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है, वो भी लॉस होने लगती है। तो अगर फिब्रिनोजन का लॉस हो रहा है तो कोएगुलेबिलिटी जो ब्लड क्लोटिंग पावर है, क्षमता है, वो क्या हो जाएगी, हाइपर हो जाती है। ओके, नेक्स्ट सिम्टम है इंक्रीज ब्लड प्रेशर ड्यू टू सोडियम रिटेंशन। अब किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है, तो जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो एक्सेसिव सोडियम वगैरह हैं, उनका एक्सक्रीशन नहीं हो पा रहा है बॉडी से, तो वहाँ से रिटेंशन हो रहा है ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर रिटेंशन होने से क्या हो जाएगा, हाइपर टेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी कि ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट, रेसेज स्पेशली ओवर द बटक्स एंड लेग्स ड्यू टू इन्फेक्शन दैट कोज बाई लॉस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन। अब जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, इसके लॉस के कारण क्या हो रहा है, वो एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करती है, वहाँ से एंटीबॉडीज बन नहीं रही, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहे, किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही, तो रेसेज देखने को मिलेंगे, यानी कि रेड स्पॉट्स देखने को मिलते हैं मेनली रूप से लेग्स या बटक्स एरिया के अंदर। तो आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, इस तरीके से रेड स्पॉट किसी के अंदर देखने को मिल रहे हैं, दैट इंडिकेट द इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो चुका है, सिस्टमेटिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है मेनली रूप से ये। एंड नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, पेल कलर ऑफ स्किन ड्यू टू लॉस ऑफ आरबीसी, या ब्लड के लॉस की वजह से हेमेचूरिया की कंडीशन हो रही है, तो क्या होगा, ब्लड लॉस हो रहा है। अब ब्लड लॉस होगा तो पेल कलर स्किन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सिम्टम है ट्रबल या एफर्टनेस ब्रीथिंग ड्यू टू एक्सेसिव फ्लूइड इन पल्मोनरी वेसल्स। जो पल्मोनरी वेसल्स हैं, जो कि लंग्स के अंदर जाती हैं, जो ब्लड के अंदर वो गैस एक्सचेंज के लिए पास आउट होती हैं, तो अब वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि ओलिगोयूरिया की कंडीशन हो रही है, एक्सक्रीशन हो नहीं पा रहा है, किडनी अच्छी तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो ट्रबल यानी कि एफर्टनेस, यानी कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इस टाइप के अगर ट्रबल ब्रीथिंग देखने को मिल रहा है तो दैट इंडिकेट द पल्मोनरी हाइपरटेंशन या पल्मोनरी ओवरलोड को इंडिकेट कर देता है ये। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कोई बेबी शो कर रहे हैं सांस लेते टाइम पे, दैट इंडिकेट द ट्रबल ब्रीथिंग। अब बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, किसकी कैसे पता लगाएंगे अपन कि एक बेबी के अंदर या चाइल्ड के अंदर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन इंड्यूस हो चुकी है,
तो फर्स्ट वन तो मेन होता है, ये फिजिकल एग्जामिनेशन तो करते हैं, उसमें साइन सिम्टम्स देखते हैं। अब टेस्ट की बात कर रहे थे, कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो टेस्ट होगा वो थ्रोट कल्चर करते हैं। और थ्रोट कल्चर क्यों करते हैं, क्योंकि मेन जो कोज होता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का वो क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन। और वो किसको लीड करता है, सोर थ्रोट को करता है, गले के अंदर इन्फेक्शन करता है, उसके बाद वो स्प्रेड होता है, एंटीबॉडी वगैरह बना के वो अटैक कर देती है वहाँ पे ग्लोमेरुलाई पे। तो थ्रोट कल्चर करेंगे, दिस में बी डन टू चेक स्ट्रेप थ्रोट को। ए स्वाब इज जेंटली वाइप्ड इन योर चाइल्ड थ्रोट टू कलेक्ट बैक्टीरिया। अब यहाँ से जो बच्चे के गले से क्या होंगे, स्वाब से हम वहाँ से कलेक्शन लेंगे, जो म्यूकस है वहाँ का कलेक्शन लेते हैं, उसके बाद डिटेक्ट करते हैं माइक्रोस्कोपिक के द्वारा कि वहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ है या फिर कोई अदर कोजेज है। तो इस टाइप से क्या आएंगे, स्वाब से वाइप कर लेंगे जो सैंपल है, उसके बाद डिटेक्ट कर लेते हैं माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के द्वारा। नेक्स्ट जो डायग्नोस्टिक की बात करें, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट क्यों ज़रूरी है, दीज लुक एट ब्लड सेल्स काउंट एंड इलेक्ट्रोलाइट लेवल एंड किडनी फंक्शन। जैसे ब्लड टेस्ट करेंगे तो वहाँ से क्या पता चल जाएगा कि इन्फेक्शन वगैरह हुआ है, तो WBC की साइज़ बढ़ी हुई मिलेंगी, RBC के नंबर कम मिलेंगे, क्योंकि हेमेचूरिया की कंडीशन हो रही है, RBC लीकेज हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मिलेगा, क्योंकि किडनी अच्छे तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रही। और इन सबको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं। ओके, तो ब्लड टेस्ट कर लिए। अब नेक्स्ट जो टेस्ट की बात करें वो होगा यूरिन टेस्ट। और यूरिन टेस्ट में मेनली रूप से क्या देखते हैं, प्रोटीन एंड ब्लड इन यूरिन अदर प्रॉब्लम्स। तो मेनली रूप से क्या प्रोटीन देखने को मिलेगी, हाइपर प्रोटीन यूरिया मिलेगा, या फिर प्रोटीन यूरिया भी बोल सकते हैं आप। तो प्रोटीन क्या होगा, बढ़ा हुआ मिलेगा। एंड कितना मिलेगा, नॉर्मली रूप से 1.5 ग्राम पर डे के हिसाब से एक्सरेट आउट होता है। और RBC वगैरह भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट होगा ECG, इकोकार्डियोग्राम। अब इकोकार्डियोग्राम क्यों करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो हार्ट की एक्टिविटी पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है, जिससे हार्ट की कंडक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ECG करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को डिटेक्ट करते हैं, कोई एबनॉर्मल रिदम के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ गई है, डिसरिथमिया वगैरह की कंडीशन तो डिटेक्ट नहीं हो गई है, या फिर मसल्स डैमेज तो नहीं हो रहे ड्यू टू इंक्रीज वेस्ट प्रोडक्ट एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के कारण, तो ECG परफॉर्म कर दी जाती है। ओके, तो इस टाइप से जो ECG परफॉर्म कर देंगे और हार्ट की एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट सिम जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है वो होगा रेनल अल्ट्रासाउंड, क्योंकि किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मेनली रूप से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहाँ पे हो रहा है, किडनी के अंदर। तो अल्ट्रासाउंड करते हैं किडनी की स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करने के लिए। दिस इज ए पेनलेस टेस्ट दैट यूज साउंड वेव्स एंड ए कंप्यूटर टू create image of body tissue. During the test, a healthcare provider moves a device called a transducer over the belly in the kidney area. इसमें क्या करते हैं, एक ट्रांसड्यूसर लेते हैं जो क्या करेगा, बेली एरिया पे घुमाएंगे ऐसे, वहाँ से क्या वेव निकलती है, जो वेव क्या जाएंगे अंदर चली जाएंगी, और वहाँ से स्क्रीन के अंदर जो मॉनिटर होता है वहाँ के अंदर रिकॉर्ड हो जाती है पूरी एक्टिविटी इमेज, और वहाँ से पता लग जाता है। दिस सेंड द पिक्चर ऑफ द किडनी टू ए वीडियो स्क्रीन, जो वीडियो स्क्रीन या मॉनिटर पे आ जाता है। उसके बाद हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या कर लेते हैं, साइज और शेप को डिटेक्ट कर लेता है कि एक्चुअली में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही, ग्रोथ हो रही है या फिर किडनी डैमेज हो रही है, कोई स्टोन या सिस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है। और इस तरीके से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की कंडीशन को डिटेक्ट कर लिया जाता है रेनल अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ओके, तो इस टाइप से क्या करेंगे, ट्रांसड्यूसर की सहायता से बेली एरिया पे क्या करेंगे, वेव डालेंगे, जो वेव क्या है स्क्रीन पे रिकॉर्डिंग कर देती है इमेज को, जो किडनी की इमेज है, और वहाँ से हम डिटेक्ट कर लेंगे कि एक्चुअली में किडनी के अंदर प्रॉब्लम क्या आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की, रीनल बायोप्सी। अब टिश्यू का कलेक्शन लेते हैं, बायोप्सी का मतलब होता है जो लाइव टिश्यू का कलेक्शन लेना है। ओके, the healthcare provider takes a small sample of kidney tissue. This is done through the skin with a needle or during surgery. The sample is looked at under the microscope. वहाँ से सिंपल जो सैंपल ले लेते हैं जो लाइव टिश्यू होते हैं किडनी के, और उसके बाद माइक्रोस्कोप के थ्रू वहाँ से डिटेक्ट किया जाता है कि एक्चुअली में वहाँ पे इन्फ्लामेटरी सेल्स की ग्रोथ हो रही है या फिर एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है उनका डिपोजिशन हो रहा है। तो इस टाइप से जो फर्स्ट डायग्राम देख रहे हैं वो नॉर्मल होता है, एंड सेकेंड डायग्राम किसको इंडिकेट करता है, WBC की जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। एंड जो लास्ट और थर्ड डायग्राम देख पा रहे हैं वो क्या है, कॉम्प्लेक्स दर्शाता है कि कैपिलरीज वॉल के अंदर क्या हो चुका है, इम्यून सेल आ चुकी है, यानी कि जो एंटीबॉडीज उनका डिपोजिशन हो चुका है उनकी वजह से डैमेज हो रहा है। इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, तो अपन पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या आ रही है, इन्फ्लामेटरी सेल्स बढ़ रही है या फिर
एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वहाँ पे डिपॉजिट होके उसको डैमेज कर रहे हैं। ओके, चेस्ट एक्सरे करते हैं। चेस्ट एक्सरे टू डिटेक्ट द पल्मोनरी ओवरलोड। पल्मोनरी ओवरलोड को डिटेक्ट करने के लिए कि वहाँ पे ज़्यादा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन की कंडीशन ज़्यादा तो नहीं हो रही, फ्लूइड लीकेज तो नहीं हो रहा है लंग्स के अंदर, उसको डिटेक्ट करने के लिए चेस्ट एक्सरे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वन बात कर लें अपन ट्रीटमेंट की या मैनेजमेंट की, कि किसी बेबी को एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो चुका है तो अपने को कौन कौन से टाइप के मैनेजमेंट परफॉर्म करने, कौन कौन से टाइप के एक्शंस परफॉर्म करने उसको ट्रीट करने के लिए। तो फर्स्ट वन रखते हैं अपन नर्सिंग मैनेजमेंट को। और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रखते हैं, तो फर्स्ट वन रहेगा उसके अंदर अवॉइड साल्ट एंड सोडियम रिच डाइट टू रिड्यूस द इंक्रीज ब्लड प्रेशर। क्योंकि वहाँ पे किडनी काम नहीं कर पा रही, इसलिए साल्ट और सोडियम जो रिच डाइट होती है उनको अवॉइड करना है ताकि ब्लड प्रेशर और ज़्यादा ना बढ़े, उसको रिड्यूस करने के लिए अवॉइड कर देते हैं। नेक्स्ट अवॉइड प्रोटीन रिच डाइट। प्रोटीन रिच डाइट भी अवॉइड करेंगे क्योंकि प्रोटीन क्या कर देता है, इंट्राग्लोमेरुलर हाइपर फिल्ट्रेशन को लीड करेगा और ये किसको डैमेज कर देगा, जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर को, और किडनी डैमेज कर सकता है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन देंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा हाइपर फिल्ट्रेशन होगा, हाइपर फिल्ट्रेशन होगा तो वहाँ पे क्या होगा, किडनी के जो ग्लोमेरुलर स्ट्रक्चर है वो डैमेज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और किडनी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए प्रोटीन रिच डाइट भी अवॉइड करते हैं, साल्ट और सोडियम रिच डाइट भी अवॉइड करते हैं। अब बात करें नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट है वो फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन टू ट्रीट एडिमा। फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन रखेंगे क्योंकि वहाँ पे ओलिगोरिया की कंडीशन हो चुकी है, पहले से ही फ्लूइड एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है बॉडी से, और अगर बहुत ज़्यादा और फ्लूइड दे दिया बेबी को तो फ्लूइड और लोड हो चुका है और एडिमा की कंडीशन और भी वर्ज हो सकती है, सीवियर हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट एंड ट्रीट द इन्फेक्शन, क्योंकि वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट निकल नहीं पा रहे हैं और बॉडी की क्या इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो चुकी है, तो और इन्फेक्शन की कंडीशन भी है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, टेट्रासाइक्लिन जैसे एजिथ्रोमाइसिन सॉरी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, प्रोवाइड सेमी फाउलर पोजीशन टू ट्रीट ट्रबल ब्रीथिंग। अब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लंग्स अच्छी तरह से एक्सपांड नहीं हो पा रही क्योंकि पल्मोनरी ओवरलोड हो चुके हैं, तो सेमी फाउलर पोजीशन में प्लेस कर देंगे बेबी को ताकि ब्रीथिंग करने में आसानी हो, लंग्स अच्छी तरीके से एक्सपांड हो सके और गैस एक्सचेंज अच्छी तरीके से इफेक्टिव रूप से हो सके। ओके, तो इस टाइप से सेमी फाउलर पोजीशन में बेबी को प्लेस कर देते हैं। अब बात कर रहे थे नेक्स्ट मैनेजमेंट की, और ये मैनेजमेंट रहेगा मेडिकल मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट परफॉर्म कर दिया, मेडिसिन कौन कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं इस किसी बेबी को अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो चुका है तो फर्स्ट वन होगा एंटीबायोटिक्स देते हैं, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हुई है, यहाँ पे डायूरेटिक्स देंगे टू इंक्रीज द यूरिनेशन एंड ट्रीट एडिमा। ठीक है, एंटीबायोटिक्स गलती से रॉन्ग टाइपिंग हुई है, तो जो देंगे अपन डायूरेटिक्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिनेट कर पाए, ओलिगोयूरिया की कंडीशन ट्रीट हो, और साथ में जैसे यूरिनेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, एडिमा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, ट्रीट हो जाएगी, वेस्ट प्रोडक्ट भी रिमूव आउट हो जाएंगे जिससे इन्फेक्शन के चांसेस भी रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, और मेनली रूप से जो कौन सी एंटीबायोटिक्स देते हैं, मैनिटोल देते हैं और स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं। अब स्पाइरोनोलैक्टोन क्या होती है, ये पोटेशियम स्पेयरिंग होती है, पोटेशियम को अंदर बचा के रखती है, सोडियम को रिमूव करती है, क्योंकि सोडियम बहुत ज़्यादा हो चुका है इसलिए स्पाइरोनोलैक्टोन देना जरूरी है, सोडियम का लेवल कम हो और जो हाइपरटेंशन की कंडीशन भी ट्रीट हो पाए। और मैनिटोल होती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक होती है। ठीक है, तो ऑस्मोटिक डायूरेटिक देनी है। नेक्स्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट रहेगा, प्रोवाइड इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन टू ट्रीट द ऑटोइम्यून डिजीज। अगर ऑटोइम्यून डिजीज हो रही है, ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रही है तो उसको क्या करेंगे, इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन देंगे ताकि इम्यून सिस्टम थोड़ा लो हो जाए, लो एक्टिव हो जाए, जिससे क्या हो वहाँ पे ऑटोइम्यून रिएक्शन कम हो। और इसका एग्जांपल हो जाएगा इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशन का एजाथियोप्राइन एंड साइक्लोस्पोरिन। ओके, नेक्स्ट जो मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट टाइप की जो मेडिसिन देंगे वो फॉस्फेट बाइंडर्स देते हैं टू डिक्रीज फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। फॉस्फेट का लेवल भी बढ़ चुका है और फॉस्फेट का लेवल बढ़ने से भी क्या हो सकता है, एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं, वहाँ से किडनी को डैमेज कर सकता है बहुत ज़्यादा, तो फॉस्फेट बाइंडर्स दे देते हैं ताकि कोई अगर फॉस्फेट रिच डाइट खा भी रहे बेबी तो जीआईटी से उसका एब्जॉर्प्शन हो ही ना, डायरेक्ट सीधी फीकल मैटर या स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से। ओके,
और इसका एग्जांपल हो जाएंगे कैल्शियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम एसिटेट एंड सेवेलमार हाइड्रोक्लोराइड। तो ये 3 एग्जांपल हो जाते हैं फॉस्फेट बाइंडर के, ताकि फॉस्फेट का जीआईटी ट्रैक्ट से एब्जॉर्प्शन नहीं हो, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो ब्लड में उसका लेवल ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन मेडिकल मैनेजमेंट होगा। एसी इनिबिटर और बीटा ब्लॉकर्स देते हैं क्योंकि हाइपरटेंशन हो चुका है, टू रिड्यूस द हाइपरटेंशन। और एसीटी इनिबिटर क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और नहीं होने देगा तो क्या होगा, सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन ऑटोमेटिक डिक्रीज हो जाता है। और बीटा ब्लॉकर क्या हो जाएगी, क्या करेगी, जो रिलैक्सेशन करवाती है आर्टरीज और हार्ट का, और जिससे क्या होगा, हाइपरटेंशन की कंडीशन ट्रीट हो जाती है। एग्जाम्पल हो जाते हैं एसीटी, जो एसी इनिबिटर है उसका कैप्टोप्रिल एंड बीटा ब्लॉकर एटेनोलोल। ओके, चलो नोट्स की बात कर लेते हैं। ये तो मैनेजमेंट हो गए कि मेन मैनेजमेंट हो गए, नर्सिंग मैनेजमेंट और मेडिकल मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। इफ़ सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अकर्स एंड किडनी नॉट फंक्शनिंग वेल देन डन डायलिसिस। अब ज़्यादा कंडीशन बढ़ चुकी है, इन्फेक्शन की कंडीशन ज़्यादा हो चुकी है, और अगर किडनी डैमेज हो जाती है, फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पा रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो डायलिसिस परफॉर्म करना पड़ता है। अब डायलिसिस में क्या करते हैं, ब्लड को फिल्टर आउट करते हैं, पूरे ब्लड को बॉडी से रिमूव करते हैं और उसको मशीन के थ्रू फिल्टर करके वापस से बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। अब मेन रूप से डायलिसिस के भी 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन होगा हेमोडायलिसिस एंड देन सेकंड वन पेरिटोनियल डायलिसिस। अब 1 बाय 1 देख लेते हैं एक्चुअली में हेमोडायलिसिस क्या होता है एंड पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है। फर्स्ट वन होगा हेमोडायलिसिस। अब हेमोडायलिसिस में क्या करेंगे, ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सेस कॉल्ड एज एट्रियोवेनस फिस्टुला। इसमें एट्रियोवेनस फिस्टुला बनाते हैं। फिस्टुला का मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल कनेक्शन बनाते हैं। नॉर्मल रूप से आर्टरी और वेन के अंदर कोई कनेक्शन नहीं होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल कनेक्शन बना रहे, इस प्लेस ड्यूरिंग द स्मॉल सर्जरी के द्वारा। ठीक है, आर्टरी और वेन को जोड़ देते हैं। अब क्यों जोड़ देते हैं, क्योंकि अपन ब्लड निकालते हैं और मशीन में जाता है, वहाँ से फिल्टर होता है और वापस से इंजेक्ट वेन में ही करते हैं। वेन से निकालते हैं लोअर सिरे से और अपर सिरे में डाल देते हैं वापस से दूसरी जो निडल के थ्रू फिल्टर करके मशीन में। तो अब एवी जो फिस्टुला बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि मशीन को फिल्टर करने के लिए प्रॉपर अमाउंट में ब्लड चाहिए और लगभग 250 से 300 ml एक बार में ब्लड आना चाहिए। अब वेन और आर्टरी के अंदर सिंगल में तो एक बार में आता नहीं है 250 से 300 ml, तो दोनों को अटैच कर देते हैं ताकि आर्टरी और वेन का दोनों ब्लड मिलके अमाउंट बढ़ जाए ब्लड की और अच्छी तरीके से मशीन में फिल्टर आउट हो पाए, इसलिए यहाँ पे एवी फिस्टुला बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिस्टुला बना दिया, आर्टरी वेन को एक दूसरे से जोड़ देते हैं। चाइल्ड के आर्म पे, जो आर्म होती है, हाथ होता है, वहाँ से हैंड पे जो आर्टरीज होती है उनको जोड़ देते हैं। फिर एक्सटर्नल आईवी कैथेटर में ऑल्सो भी इंसर्टेड, दिस लेस कॉमन फॉर लार्ज लॉन्ग टर्म। ठीक है, उसके बाद आईवी कैथेटर, इंट्रावेनस कैथेटर वो इंसर्ट कर देंगे उस जहाँ से वो बनाए उसके दूसरी साइड में, ताकि जो पूरा ब्लड है वो मशीन में जाए उस फिस्ट कैथेटर के थ्रू एंड वापस से इंजेक्ट कर देते हैं किसमें, बॉडी के अंदर। आपको डायग्राम दिखाते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। इस टाइप से आर्टरी और वेन को जोड़ देंगे। ठीक है, अब आर्टरी का पूरा ब्लड वेन में आ जाएगा। अब जैसे ही जहाँ से जुड़ा हुआ उसके अपर साइड में जो वेन होती है वहाँ से एक ट्यूब या कैथेटर इंसर्ट करते हैं, वो कहाँ से अटैच कर देते हैं, मशीन से, एंड उसके बाद मशीन में जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और फिर मशीन से वापस से आएगा, वो बॉडी में डाल देंगे जस्ट ऊपर वाली साइड में। ठीक है, नीचे वाला तो मशीन से जुड़ा हुआ है और दूसरे वाला मशीन से वापस जो ब्लड आ रहा है वो बॉडी में इंजेक्ट करने के लिए या ट्रांसफ्यूज करने के लिए इंसर्ट किया गया है। ठीक है, इस टाइप से जो नीचे वाला है वो तो वेन से लेके जाएगा पूरा ब्लड मशीन में, फिर मशीन में फिल्टर हो जाएगा और फिर वापस से मशीन से आएगा जो ब्लड, फिल्टर ब्लड, उसको वापस बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। उसी वेन में अपर साइड में, थोड़ा प्रोक्सिमल साइड में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि वेनस ड्रेनेज के साथ साथ पूरा ब्लड हार्ट तक पहुंच जाए और वहाँ से पूरी बॉडी में पंप हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आर्टरियो वेनस फिस्टुला का फॉर्मेशन करते हैं हेमोडायलिसिस में। वो मेरे रूप से कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है, ये हैंड के ऊपर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये इंजेक्ट कर देंगे और वहाँ से कैथेटर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद लार्ज हेमोडायलिसिस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं। वो कैथेटर को ब्लड वहाँ से पंप हो जाएगा ट्यूब में, मशीन में चला जाता है, वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो जाता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट एक्स्ट्रा प्रोडक्ट फिल्टर आउट हो जाते हैं। जो फिल्टर ब्लड है वापस से उसको दूसरे ट्यूब से बैक इनटू द चाइल्ड बॉडी में अटैच करते हैं। ठीक है, जैसा आप डायग्राम में देख पा रहे थे उस टाइप से ये कैथेटर प्लेसमेंट करते हैं। और ये होते हैं डायलिसिस मशीन। इसी तरीके से 2 कैथेटर जुड़े होते हैं, एक ब्लड लाता है, फिल्टर करवाते हैं मशीन में और मशीन से वापस दूसरे के थ्रू इंजेक्ट कर देते हैं या ट्रांसफ्यूज कर देते हैं ब्लड को। ओके,
ये हो गया आपका हेमोडायलाइसिस। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं पेरिटोनियल डायलाइसिस। अब नाम से पता चलता है पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड इंजेक्ट करते हैं और वहाँ से अपने आप फिल्टर आउट हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद उस फ्लूइड को रिमूव कर लेते हैं बॉडी से, और ये हो गया आपका ब्लड फिल्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, दिस कैन बी डन एट होम। होम पे भी कर सकते हैं उसको, हॉस्पिटल से होम जो डॉक्टर आ जाएंगे, या फिर हॉस्पिटल में जाके एक बार करवा लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, घर पे ही करो। दिस मेथड यूजेज द लाइनिंग ऑफ द बेली कैविटी या फिर एब्डोमिनल जो कैविटी होती है वहाँ पे टू फिल्टर ब्लड को फिल्टर करने के लिए किसको चूज करते हैं इसमें, जो पेरिटोनियल कैविटी होती है, जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसको। दिस कैविटी स्पेस होल्ड ऑर्गन सच एज स्टोमक वगैरह, इंटेस्टाइन यहाँ पे होती है, और सबसे ज़्यादा ब्लड सप्लाई कहाँ पे होती है, यहीं पे होती है। अब पूरा ब्लड सप्लाई यहीं पे होगी। ये ब्लड से क्या कर लेगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेता है अपने अंदर, और इस तरीके से ब्लड को फिल्टर कर देता है। फर्स्ट इसमें क्या करते हैं, एक सर्जन क्या करेगा, थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब इंसर्ट कर देगा इनटू चाइल्ड बेली। आफ्टर द ट्यूब इज प्लेस्ड ए स्टेराइल क्लींजिंग फ्लूइड या डाइसाइलेट। अब डाइसाइलेट क्या होता है, एक फ्लूइड होता है जिसके थ्रू क्या होते हैं, ब्लड फिल्टर होता है। उसके अंदर सोडियम वगैरह होते हैं, कैल्शियम होता है, और अदर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, साल्ट होता है, और बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं, जो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। उस कैथेटर के थ्रू पेरिटोनियल कैविटी में इंजेक्ट कर दिया जाता है वो फ्लूइड। द फ्लूइड इज लेफ्ट इन बेली फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ घंटों के लिए उसको वहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ताकि जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो आके सीधा इस डाइसाइलेट में आ जाए और पूरा ब्लड फिल्टर हो जाए। ठीक है। उसके बाद ये फ्लूइड क्या कर लेता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है जहाँ पे वहाँ पे ब्लड सप्लाई हो रहा है, इंटेस्टाइन स्टोमक वगैरह यहाँ पे इस एरिया में, तो उसके अंदर से पूरे जो ब्लड के अंदर से वेस्ट प्रोडक्ट को अट्रैक्ट कर लेता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और कुछ टाइम बाद, कुछ घंटों बाद हम उस डाइसाइलेट फ्लूइड को निकाल लेंगे, और ये हो गया आपका ब्लड फिल्ट्रेशन। ठीक है। और इस टाइप से ये पेरिटोनियल कैथेटर प्लेसमेंट किया जाता है बेली एरिया में, या जो पेरिटोनियल कैविटी के अंदर डाइसाइलेट को इंजेक्ट कर दिया जाता है, वहाँ पे छोड़ दिया जाता है थोड़ी देर के लिए। अब ये फ्लूइड क्या करता है, अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से अपने आप, ऑटोमेटिक जो वहाँ पे कैपिलरीज होती है वहाँ से, और ब्लड को क्या कर देता है, फिल्टर आउट कर देता है। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।